अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा, मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग करवा रही हूँ। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 5 को डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक एक वर्ड, एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कराने की कोशिश की। हमने एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया। अब हम MCQ सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जो बच्चे मेरे साथ पूरा जो है चैप्टर्स के सारे लेक्चर उन्होंने मेरे साथ लिए हैं, तो इंशाल्लाह MCQ वो खुद ब खुद सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये जो MCQ होते हैं ना, ये बुक से ही आते हैं। बुक के अंदर जो चैप्टर के हमने अंदर एक एक अगर हमने वर्ड पढ़ लिए, एक एक लाइन पढ़ ली, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि हमसे MCQ सॉल्व ना हो। तो ये MCQ इंशाल्लाह आपसे ज़रूर सॉल्व होंगे। आप आइए देखते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि ये जो MCQ किस टॉपिक के अंदर से आए हैं, ठीक है। और हम MCQ अच्छे से समझने की भी कोशिश करेंगे। चलिए हम पहले MCQ स्टार्ट करते हैं। वो कह रहे हैं अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ व्हेन। मैंने इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको डिटेल से कॉन्सेप्ट दिया। उम्मीद है कि आपको वो लेक्चर आपने सुना होगा। आपने पूरा चैप्टर करने के बाद ये एक्सरसाइज किया करें, फिर आपको एक्सरसाइज करने में मज़ा भी आएगा आपको, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको समझ भी आएगी कि क्या हम समझ रहे हैं और क्या MCQ जो है ना वो सॉल्व करें। क्योंकि रट्टा मारने से खाली फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि इमर्जेंट प्रॉपर्टी एक हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उसमें इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ वो एग्जिबिट करता है, ज़ाहिर करता है या एक्सप्रेस करता है इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ को। कब? व्हेन इट्स पार्ट इंटरेक्ट टू परफॉर्म द मोर फंक्शन, ठीक है। आपने याद रखना है, ये तो बात हमने मिलके अपने पूरे चैप्टर में यही बात पढ़ी है कि कायनात जो है ना वो इत्तेफाक से रहने का दर्ज देती है। कैसे? ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के मिल के काम कर रही होती हैं, इकट्ठे मिल के काम कर रहे होते हैं। कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है, मिल के काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो भी बात उन्होंने की है कि जब हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, आपस में मिलके काम करते हैं टू परफॉर्म मोर फंक्शन। जब वो आपस में मिलके काम करेंगे तो ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से इमर्जेंट प्रॉपर्टी आएगी। इमर्जेंट प्रॉपर्टी भी यही होती थी ना, ठीक है। मतलब जो क्या होता था इमर्जेंट प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती थी कि जब इंडिविजुअल कंपोनेंट मिलके काम करते थे तो उनके मिलके काम करने से एक नया फंक्शन प्रोड्यूस होता था। वो जो नया फंक्शन या नई प्रॉपर्टी आती है उसको इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। उसका एक अलग ही फंक्शन होता है इनकी निस्बत ना। ये मैंने आपको इमर्जेंट प्रॉपर्टी वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ाया था, ठीक है। तो ये है। अगला वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिमॉन्स्ट्रेट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम सिंपलेस्ट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म। आपको पता है सबसे पहले सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं। ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल बनाती हैं, फिर सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये तो बात हमने पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ी। ये लेकिन स्टूडेंट्स डायग्राम पे भी उन्होंने यही बात लिखी हुई है। ऑर्गेनेली ने मिलकर सेल बनाना है, सेल ने मिलकर टिश्यू बनाना है, टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन बनाना है, ऑर्गन ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाना है और ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर इंडिविजुअल बनाना है। यही उन्होंने MCQ उठा के दिया हुआ है। अच्छा, और थर्ड वाला MCQ सॉल्व करते हैं। उन्होंने कहा है एट विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो टिश्यू है, सेल, ये जो सेल हैं, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर इंडिविजुअल बनाते हैं। तो ये जो सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनमें से कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे गैशियस एक्सचेंज अक्कर होती है, गैस का तबादला होता है, किसके दरमियान में? बॉडी के दरमियान में और हमारे इन्वायरमेंट के दरमियान में। अब ये मैं देख रही थी तो कुछ की बुक्स में उन्होंने जो आंसर लगाया हुआ है ना वो D वाला लगाया हुआ है। D वाला इसका आंसर नहीं बनता, इसका आंसर ये वाला बनता है, सेलुलर लेवल इन एल्वुलर सेल्स। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। ये देखिए हमारी बॉडी में ना, आपने जब सांस लेना है ना तो सांस आपके मतलब देखिए मैं सांस ले रही हूँ तो नोज़, आपकी जो नोज़ है, नोज़ से हम सांस लेते हैं ना, नाक से, मुंह से भी लेते हैं, माउथ से भी ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर नोज़ से आपका जो होता है ना सांस आगे जाता है। ये मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम बनाई हुई है, तो ये मैं आपको यहाँ पे इससे समझाती हूँ। ये देखें, ये जो आप सांस ले रहे हैं ना, तो ये सांस जो है जी स्टूडेंट्स, ये देखें आपने सबसे पहले आपकी जो एयर है ना वो नोज़ से अंदर जाएगी। नोज़ के आगे नेज़ल कैविटी होती है, आप हाई क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। नेज़ल कैविटी के आगे सांस जाता है आपके ना यहाँ पे नीचे की तरफ लैरिंक्स में आएगा, लैरिंक्स से नीचे ट्रेकिया में आएगा, ठीक है। ये ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया 2 में टूटता है, 2 ब्रोंकाई के अंदर टूटता है। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाई, ये ट्रेकिया ने 2 ब्रोंकाई के अंदर टूटना है। फिर ब्रोंकाई से आगे मजीद छोटे छोटे पाइप्स बनते हैं जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, जिनमें वो एयर जाती है। अब ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होते रहते इवेंचुअली मतलब सबसे आखिर में जाके हमारे पास ना इस तरह करके स्ट्रक्चर बन जाता है। ये मतलब ब्रोंक्यूल डिवाइड ये इस तरह ब्रोंक्यूल आ रहा है ना, तो ब्रोंक्यूल डिवाइड होता रहेगा इस तरह, इतनी ज़्यादा डिवीजन होती रहेगी, छोटे स्ट्रक्चर बनते रहेंगे। इवेंचुअली एंड पे जाके ना ऐसे करके गोल स्ट्रक्चर बनते हैं, ये जो गोल स्ट्रक्चर बनते हैं ना, इन गोल स्ट्रक्चर को एल्व्यूलाई कहते हैं, एल्व्यूलाई, ठीक है। अब ये जो एल्वुलाई होते हैं ना, आप देखेंगे हाई क्लासेस में जाकर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये एल्वुलाई ऐसे करके ना, अगर मैं इस एल्वुलाई को थोड़ा यहाँ पे डिटेल में बनाने की कोशिश करूँ, ऐसे करके होता है, बड़ा थोड़ा बना रही हूँ ताकि आपको समझ आए। ये ना एल्वुलाई ऐसे करके एपिथेलियल सेल से लाइंड होते हैं। ये एपिथेलियल सेल्स हैं, क्योंकि आपने पढ़ा एपिथेलियल सेल का क्या मकसद होता है,
कवरिंग बनाना, तो यहाँ पे भी तो कवरिंग बनानी है ना, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने एपिथेलियल सेल लगा दी, इस तरह के एपिथेलियल सेल हैं, ठीक है। इन एपिथेलियल सेल्स ने एल्वुलाई के लेवल पे, ये एल्वुलाई है ना, एल्वुलाई के लेवल पे जो एपिथेलियल सेल्स है ना, इनकी वजह से गैस का तबादला होगा। कैसे? जो बाहर से एयर आ रही है उस एयर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, फ्रेश एयर है, और जो मेरे यहाँ पे ना ब्लड वेसल्स अल्लाह ताला ने लगाई हुई हैं, इतना खूबसूरत सिस्टम है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द ऐसे करके ब्लड वेसल्स होती हैं, उन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड तैर रहा है। अब वो जो ब्लड है ना, वो ब्लड आपकी बॉडी से वापस आया है और आपकी बॉडी से वो वेस्ट मटीरियल लेके आया ब्लड, ठीक है। आपकी बॉडी का वेस्ट मटीरियल जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो वो उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ पे चली जाएगी और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो आपका ब्लड था उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गई और जो आपकी वेस्ट गैस थी, फालतू गैस थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आपको इसमें निकाल दी गई, इसमें आ गई। अब ये एयर दोबारा वापस चली जाएगी जब हम बाहर की तरफ सांस लेंगे, एक्सपायरेशन करेंगे, ठीक है। तो गैसेस का एक्सचेंज किस लेवल पर हुआ, ये आपको नज़र आ रहा है, एल्वुलाई के लेवल पर हुआ, ठीक है। तो इसलिए मुझे इसका आंसर यही सही लगा, तो इसलिए मैं आपको यही इसका कहूँगी कि आप इसका यही देखें। अगरचे काफ़ी गाइड बुक्स पे ये भी लिखा हुआ था ऑर्गन सिस्टम लेवल इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है जो गैसेस का तबादला है ना, वो बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान में वो किस लेवल पे हो रहा है, सेलुलर लेवल पे हो रहा है। एल्वुलर सेल्स जो होते हैं, ठीक है, यही वाले एल्वुलर सेल्स जो होते हैं उनमें उनके लेवल पर हो रहा होता है ना, तो इसलिए एल्वुलर सेल्स वाला MCQ टिक करेंगे, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, अगला उन्होंने दिया हुआ है द एपिथेलियल टिश्यू इन द स्टमक वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग। आपको पता है स्टमक के वॉल के अंदर काफ़ी ज़्यादा टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, इनर कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, आउटर कनेक्टिव टिश्यू। ये हमने जब स्टमक का टॉपिक पढ़ा तो डिटेल में मैंने आपको बताया, निमोनिक बना के मैंने आपको डायग्राम से दिखाया, ठीक है। आप वो लेक्चर देखें, आपको ज़रूर मज़ा आएगा वो लेक्चर देखने में और इंशाल्लाह समझ भी आएगी। अच्छा, वो कह रहा है कि स्टमक वॉल में जो ख़ास तौर पर एपिथेलियल टिश्यू था ना, उसका क्या काम है। अब ये बात तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर आपने मेरे साथ वो टॉपिक पढ़ा हुआ है तो ये देखिए, मैं अगर आपको दिखा दूँ, ये देखें यहाँ पे उन्होंने ये एपिथेलियल टिश्यू दिया हुआ है, ये। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? एपिथेलियल टिश्यू आपको पता है म्यूकस क्रिएट करता है, पहली बात। दूसरी बात, एपिथेलियल टिश्यू ने गैस्ट्रिक जूस भी क्रिएट करना होता है, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, पेप्सिनोजन होता है और HCl होता है। तो टोटल 3 चीज़ें एपिथेलियल टिश्यू से निकली, म्यूकस निकला, पेप्सिनोजन निकला, HCl निकला। तो वही बात उन्होंने पूछी हुई है कि एपिथेलियल टिश्यू ने क्या क्या बनाना है। एपिथेलियल टिश्यू ने 3 चीज़ें बनानी है, म्यूकस, HCl, पेप्सिनोजन, ठीक है। इसलिए तीनों पे हम टिक करेंगे क्योंकि तीनों चीज़ें एपिथेलियल टिश्यू ने बनाई है, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि स्टमक की वॉल के अंदर कौन सा टिश्यू है जिस टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल भी मौजूद है और नर्व्स भी मौजूद हैं। आपको याद होगा इनर कनेक्टिव टिश्यू। कैसे? ये देखें, हमने जब स्टमक वाला टॉपिक पढ़ा तो हमने डिटेल में पढ़ा था कि ये देखें, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये इनर कनेक्टिव टिश्यू है। ये वाला अगर आउटर है तो ये इनर ही होगा ना। इनर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको पता है ब्लड वेसल्स भी हैं और नर्व्स भी मिल रही हैं, तो इन्होंने इन दोनों के बारे में पूछा था, ठीक है। तो इनर कनेक्टिव टिश्यू, ये इस टॉपिक में हमने डिटेल में मैंने आपको बताया क्या कनेक्टिव टिश्यू होता है, डायग्राम से बना के दिखाया, निमोनिक बना के दिखाई, तो आप ज़रूर ये लेक्चर देखें तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि लीफ में क्या है, कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो ये एक ही टिश्यू है, जाइलम। जाइलम भी 2 तरह के मीज़ोफिल, जाइलम नहीं, सॉरी, मीज़ोफिल जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक पैलिसेड मीज़ोफिल होते हैं जो ऐसे करके पड़े होते हैं, और दूसरा स्पॉन्जी मीज़ोफिल होते हैं। तो इन मीज़ोफिल सेल का काम होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना। ये बातों में पता है, क्योंकि जाइलम का काम है पानी लेके जाना, फ्लोएम का काम है फूड लेके जाना, एपिडर्मिस का तो काम है प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाना, ठीक है। अगला वो बात है, वो कहते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू इन अ लीफ के अंदर जाइलम टिश्यू का क्या फंक्शन होता है। जाइलम टिश्यू का मैंने आपको बताया था, जाइलम जल पानी को कहते हैं ना, तो जाइलम ने पानी को लेके जाना होता है, तो इसने वाटर को ट्रांसपोर्ट करना होता है लीफ तक, ठीक है। ये देखें, ये पौधा है ऐसे करके और ये उसका पत्ता है। तो हम जो पौधे को पानी देते हैं कहाँ पे देते हैं, जड़ों में देते हैं ना, यहाँ पे करके मिट्टी में पानी डाल देते हैं हम, तो जो रूट्स होती हैं वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं। फिर यहाँ पे अल्लाह ताला ने पाइप लगाया हुआ है, 2 पाइप लगाए हैं जाइलम और फ्लोएम के। जो जाइलम वाला पाइप है ना, उसने इस पानी को उठाना है, उठा के इस लीफ तक ले जाना है। क्यों? क्योंकि पत्ते ने खाना बनाना है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना है। और आपने बायोएनर्जेटिक वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है। पानी चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, इन दोनों ने मिलना है और मिल के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना है और ऑक्सीजन बनानी है और ग्लूकोज बनानी है। ऐसे ही होता है ना। तो वो जो पानी आपके पास आएगा वो कैसे यहाँ पे आया, वो जाइलम लेके आया, ठीक है। तो ये उन्होंने पूछा हुआ है। अगली बात है, वो कहता है कि क्या फंक्शन है ह्यूमन के अंदर स्केलेटल सिस्टम का, हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटल सिस्टम है जिसमें बोन्स आ जाती हैं, बोन्स के ऊपर मसल्स अटैच होते हैं। तो ये जो सारी बोन्स है ना स्केलेटल सिस्टम के अंदर, उनका क्या काम है? तो आपको पता है बोन्स का काम है मिनरल स्टोर करना, बोन के अंदर कैल्शियम स्टोर होता है, ठीक है, और ब्लड सेल प्रोड्यूस करना। तो इंपॉर्टेंट बात है कि ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बोन के अंदर बनते हैं। ये बात मैंने आपको टॉपिक पढ़ाते हुए बताई थी कि ये जो लोग कहते हैं भाई जिगर खून बनाता है, जिगर खून बनाता है, जिगर मतलब लीवर ना,
तो लीवर आपका खून नहीं बनाता। हाँ, जब हम फीटल लाइफ में होते हैं, अपने मदर के वूम्ब में होते हैं, तब ये ज़रूर बनाता है लीवर ना ब्लड। लेकिन जैसे ही हम पैदा हो जाते हैं और हम एडल्ट लाइफ में चले जाते हैं, तो फिर हमारा लीवर बिल्कुल खून नहीं बनाता। फिर जो हमारी बोन्स होती है ना, इस तरह करके बोन है, ठीक है, बोन्स के अंदर इस तरह अल्लाह ताला ने यहाँ पे बोन मैरो रखा हुआ है, वो बोन मैरो फिर ब्लड सेल्स बनाता है। ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद ये वैसे भी टॉपिक में हमने पढ़ा इस बात को, ये तो बुक की लाइन ही दी हुई है उन्होंने। स्केलेटल सिस्टम का मकसद है मिनरल को स्टोर करना और ब्लड सेल को प्रोड्यूस करना, ये तो हमने बुक में पढ़ा है। ठीक हो गया, ये हर चीज़, ये हर लाइन ही बुक की लाइन है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फूड को ट्रांसपोर्ट करने में किसका किरदार है, ये तो पता है हमें, फ्लोएम फूड। जाइलम का मकसद पानी को ट्रांसपोर्ट करना, और मीज़ोफिल बेशक वो पैलिसेड है, बेशक वो स्पॉन्जी है, मकसद इनका खाना तैयार करना होता है, फोटोसिंथेसिस करना होता है। उसके बाद लास्ट MCQ बचता है, वो कहते हैं फ्लावर का क्या फंक्शन होता है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लावर। फूल का क्या काम है। मैंने आपको बताया था टॉपिक में जब हमने पढ़ा कि फ्लावर का काम रिप्रोडक्शन करना होता है। ठीक है, कैसे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। इसको भी हमने डिटेल में टॉपिक में पढ़ा था कि पॉलिनेशन क्या होती है, रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ये आप इंशाल्लाह अगले भी चैप्टर्स आएंगे, प्लांट फिजियोलॉजी वाला, उससे अगला चैप्टर है, उसमें भी आप डिटेल में पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में ना। तो फ्लावर का काम होता है रिप्रोडक्शन करना। ठीक हो गया, ये हमारे इस तरीके से MCQ हो गया। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को सोल्व करते हैं। ये देखें स्टूडेंट, ये भी सारे उन्होंने टॉपिक के अंदर से दिए हुए, आप देखेंगे अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से किया ना, वर्ड टू वर्ड लर्निंग की है, तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इनको आराम से सोल्व कर लेंगे, खुद ब खुद ही कर लेंगे। वो कहते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताएं फ्रॉम सेल टू ऑर्गन सिस्टम। बहुत आसान है। क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सेल से ऑर्गन सिस्टम में, यही वाले बताने हैं। ये देखें, सेल से स्टार्ट हो जाएं आप, सेल्स ने मिलकर टिश्यू बनाना है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल। तो ये सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक हो गया, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद उसने अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द मेजर रोल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इन द स्टमक। स्टमक के अंदर एपिथेलियल टिश्यू का क्या किरदार है। अभी तो हम पढ़ के आए, स्टमक के अंदर जो अंदर वाली लेयर होती है, ये स्टमक है ना, ऐसे करके स्टमक होता है। ठीक है, तो जो स्टमक की अंदर वाली लेयर होती है ना, सबसे अंदर वाली, उसको एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। तो वो जो एपिथेलियल टिश्यू है, उसका मकसद 3 चीज़ें बनाना होता है, म्यूकस बनाना, HCl बनाना, पेप्सिनोजन बनाना। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताया कि इन तीनों का क्या क्या फंक्शन होता है। ये हमने ना ये वाला, इसका आंसर आपने लिखना है। स्टमक के अंदर ये देखें, ये स्टमक के अंदर ऑर्गन आ गया, और उसमें ये वाला जो है ना एपिथेलियल टिश्यू वाला पूरा पार्ट, ये पूरा पैराग्राफ आपने लिख देना है। इसमें तीनों बातें लिखी हुई हैं, म्यूकस बनाना, HCl बनाना और पेप्सिनोजन बनाना। ठीक हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है, हाउ डू द स्मूथ मसल्स कंट्रीब्यूट टू द स्टमक फंक्शन। देखें स्टमक का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, जगह जगह उन्होंने स्टमक के बारे में बातें पूछी हुई हैं। तो स्टमक के अंदर आपको पता है स्मूथ मसल्स होते हैं 3 तरह के, लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर, ओब्लिक। तो वो कहते हैं वो स्मूथ मसल्स कैसे स्टमक का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनका क्या काम है उन स्मूथ मसल्स का। तो ये देखें, ये उन्होंने लिखा हुआ है कि 3 तरह के स्मूथ मसल्स होते हैं। पहले आपने बता देना स्टमक के अंदर लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ओब्लिक बता भी देना है। सबसे बाई की तरफ लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, दरम्यान में सर्कुलर लेयर है, अंदर की तरफ ओब्लिक लेयर है। और इनका मकसद क्या है, मसल्स है ना, तो मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो जब ऐसे ऐसे होता रहेगा तो फूड अच्छे से मिक्स होती रहेगी। किसके साथ खाने को आपने मिक्स करना है, गैस्ट्रिक जूस के साथ। क्यों, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिनोजन है। पेप्सिनोजन ने आपकी जो आपने गोश्त खाया, प्रोटीन खाया, उसको डाइजेस्ट करना है। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl है। HCl ने क्या करना होता है, मैंने आपको पिछले टॉपिक में स्टमक में कंप्लीट डिटेल से पढ़ाया था। HCl ने क्या करना होता है, वो जो आपका खाने में ये वो जो पेप्सिनोजन है, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करना है। और ये जो पेप्सिन है, इसने ही तो आपकी जो प्रोटीन है, जो गोश्त है, उसको हजम करना है। ठीक है, तो वो जो आपने खाना खाया, उस खाने को गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स करना अच्छे तरीके से। ये स्टमक की मसल्स वाली जो लेयर है, उसका काम होता है। ठीक हो गया। तो आपने इसके आंसर में ये वाला जो मसल टिश्यू वाला पार्ट है ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पैलिसेड मेसोफिल इन द लीफ। लीफ के अंदर जो पैलिसेड मेसोफिल है, उनका क्या काम है। सिंपल बात है, मेसोफिल सेल है, तो जब मेसोफिल सेल आ जाए तो फोटोसिंथेसिस करना, टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला वो कहता है कि शूट सिस्टम का क्या किरदार है प्लांट्स के अंदर। बहुत आसान बात है, शूट सिस्टम, ये देखें, ये आपने प्लांट्स के अंदर 2 ऑर्गन सिस्टम पढ़े, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम का यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है। शूट सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपका स्टेम आ जाता है, आपकी ब्रांचेज आ जाती हैं, आपके लीव्स आ जाते हैं, इसके अलावा यहाँ पे जो फूल लगते हैं वो आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो फिर इनका क्या काम होता है, 2 प्रोसेस परफॉर्म करना, फोटोसिंथेसिस और रिप्रोडक्शन। ये शूट सिस्टम का काम है। ठीक है, तो ये बातें आपने लिख देनी है। अगला वो कहता है कि होम्योस्टेसिस क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनिज्म के लिए। सिंपल बात है, आपने होम्योस्टेसिस क्या है, ये आपने होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन लिख देनी है, जो यहाँ पे बहुत अच्छी लिखी हुई है। ठीक है, ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक होम्योस्टेसिस क्या होती है, बॉडी की एबिलिटी है
किस चीज़ की, स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करने की, ऑफ द बावजूद ये कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितनी भी तब्दीलियाँ हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना डेफिनेशन लिखनी, और एग्जांपल मैंने आपको कहा था आपने ज़रूर देनी है हर चीज़ की, और यहाँ तक आपने इसको लिख देना है। ठीक हो गया, यहाँ तक ये डेफिनेशन आ गई। एग्जांपल तो ज़रूर लिखनी है, बेशक वो पूछे ना पूछें। उसके बाद उन्होंने इंपॉर्टेंस पूछी है, तो इंपॉर्टेंस में सारी आपको इंपॉर्टेंस लिख दें यहाँ से लेके यहाँ तक। वैसे जो काफ़ी लंबी है, इसमें से कोई मतलब टोटल 5 पॉइंट्स है, तो कोई 3 पॉइंट्स आप लिख दें इनमें से, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ना। उसके बाद वो कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में, हाउ डज़ द ह्यूमन बॉडी मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर। हमारी बॉडी जो है एक स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर, हमारा जो इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर है वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये थोड़ा सा पॉइंट में आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसे हमेशा इतना टेम्परेचर रहता है, बाहर इतनी गर्मी होती है, सर्दियों में बाहर इतनी सर्दी होती है, तो कैसे। तो आपने बात याद करनी, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था जब हमने होम्योस्टेसिस पढ़ा है। स्वेटिंग, जब आपको बहुत गर्मी लगती है तो हमें पसीना आता है, तो उस पसीने से आपका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन हो जाता है 37 तक। इसी तरीके से जब आपको बहुत सर्दी लगती है ना, तो शीवरिंग होना शुरू हो जाती है। जब आप कांपते हैं ना, तो कांपने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उस हीट एनर्जी से आपका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से वेजोडाइलेशन का प्रोसेस होता है और वेजो कंस्ट्रिक्शन का प्रोसेस होता है। वेजोडाइलेशन में जो आपकी ब्लड, वेजो मतलब ब्लड वेजल्स, डायलेशन मतलब डायलेट होना, फैल जाना। तो जब ब्लड वेजल डायलेट होंगी ना, तो अगर बहुत से शदीद गर्मी है तो तब वेजोडाइलेशन का प्रोसेस होता है। क्यों, देखें सिंपल बात है, अगर बहुत गर्मी है, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी है, तो उस हीट को अपने बॉडी से निकालना है, तो आपकी जो ब्लड वेजल्स होती है ना, आपकी बॉडी जो आपकी ब्लड वेजल होती है स्किन में, उनको डायलेट कर देती है। जब ब्लड वेजल्स पहले ऐसे थी, अब जब डायलेट हो जाएंगी, ठीक है, तो ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा। जब ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा तो ज़्यादा ब्लड आ रहा है, तो ज़्यादा ब्लड आएगा तो ज़्यादा हीट एनर्जी होगी उसके अंदर, तो वो जो हीट एनर्जी होगी वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, आपकी बहुत सर्दी होती है, तो आपकी बॉडी के अंदर हीट एनर्जी को मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि सारी हीट इस तरह तो बाहर चली जाएगी अगर वेजोडाइलेशन हुई। तो आपकी बॉडी क्या करती है, बड़ी समझदारी का काम करती है, वो जो ब्लड वेजल्स होती है ना, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है। मतलब पहले इतनी थी, अब उनको ऐसे कर देगी, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी। जब ब्लड वेजल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी ना, सुकड़ जाएंगी, तो कम ब्लड फ्लो करेगा। जब कम ब्लड फ्लो करेगा तो कम हीट एनर्जी आएगी, तो जब कम हीट एनर्जी आएगी तो बॉडी से कम हीट एनर्जी निकलेगी, तो वो सारी हीट एनर्जी बॉडी के अंदर मौजूद रहेगी, जिसकी वजह से आपको सर्दियों में ये ज़्यादा सर्दी इतनी नहीं लगेगी, और आपका बॉडी टेम्परेचर बाहर सर्दी होने के बावजूद 37 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रहेगा। वरना तो बाहर इतनी सर्दी है तो आपका बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाना चाहिए, आपका बॉडी भी, बाहर इतनी सर्दी है, आपका बॉडी टेम्परेचर भी कोई 16-15 तक हो जाए, लेकिन नहीं होता, इतना ही रहता है इन प्रोसेसेस के ज़रिए से, ठीक है। अगला वो कहता है कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करें, किनको, टिश्यू और ऑर्गन को डिफ्रेंशिएट करना है। बहुत आसान बात है। टिश्यू, ये देखें इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे सारा, टिश्यू के बारे में आप बता दें, और ऑर्गन वाला लिख दें सारा। टिश्यू क्या है, एक जैसे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं। ऑर्गन क्या है, एक जैसे टिश्यू मिलके ऑर्गन बना देते हैं। रिलेटेड टिश्यूज़, जो टिश्यू सारे आपस में एक जैसा काम कर रहे थे वो मिलके ऑर्गन बना देंगे। एग्जांपल ज़रूर लिखनी है, वो पूछे ना पूछे आपने, ये मेरी बात अब याद कर, दिल पे लिख लें अपनी ये बात, ठीक है, कि एग्जांपल्स आपने ज़रूर लिखनी है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के दरमियान में डिफरेंस बताएं। बहुत आसान है, ये देखें, ये उन्होंने रूट सिस्टम लिखा हुआ है और शूट सिस्टम लिखा हुआ है, इन दोनों को लिख देना आपने, सिंपल बात है, ठीक है। अच्छा, जब भी आपने एक बात किया करें, जब भी आपने डिफरेंस लिखना है ना, तो आपने लाइन लगा के लिखना है, वो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ये लाइन लगा के कैसे लिखना है, ओहो ये क्या निकले, कोई और चैप्टर निकला। लाइन लगा के आपने कैसे लिखना है, ये देखिए, फॉर एग्जांपल मैं रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के दरमियान में डिफरेंस लिखना चाह रही हूँ, ठीक है। तो रूट सिस्टम मैं यहाँ पे लिखूँगी, ठीक, और यहाँ पे मैं शूट सिस्टम लिखूँगी, इस तरह करके लाइन, ठीक। और यहाँ पे रूट सिस्टम के बारे में सारी बातें लिख दूँगी, शूट सिस्टम के बारे में सारी बातें लिख दूँगी, फिर इसकी एग्जांपल लिखूँगी और फिर इसकी एग्जांपल लिखूँगी। तो इस तरह एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और बोर्ड का जो बोर्ड पेपर एग्जामिनर होता है उसको जल्दी चेकिंग में जल्दी मदद मिलेगी। इसकी वजह से जब वो अच्छी जल्दी उससे चेकिंग हो रही होगी तो वो खुश रहेगा, तो वो आपको अच्छे नंबर देगा, ठीक है। तो सारी जो टैक्टिक्स होती है ना, स्ट्रैटेजीज, उनको देखना पड़ता है। आगे वो कहता है कि एपिडर्मल टिश्यू मेसोफिल टिश्यू में फ़र्क बताएं। सिंपल बात है, एपिडर्मल टिश्यू ने कवरिंग करनी है, मेसोफिल टिश्यू ने खाना बनाना है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना है। तो इसमें आपने क्या करना है, ये एपिडर्मल टिश्यू है, ठीक है। ये सारा आपने इसके बारे में ये सारा लिख देना है कि एपिडर्मल टिश्यू होता है। एपिडर्मल टिश्यू क्या करता है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है। अपर एपिडर्मस होती है, लोअर एपिडर्मस होती है। अपर एपिडर्मस जो होती है उसके ऊपर वैक्सी क्यूटिकल होती है, लोअर एपिडर्मस में गार्ड सेल होते हैं, उनके अंदर में स्टोमेटा होते हैं। मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया जब हमने टॉपिक पढ़ा, एक एक चीज़ मैंने आपको इस डायग्राम से एक्सप्लेन करके बताई, ठीक है। आप ये लेक्चर जाके देखें, आपको ज़रूर इंशाल्लाह समझ आएगी। उसके बाद मेसोफिल टिश्यू के बारे में आपने बता देना है कि मेसोफिल टिश्यू का तो काम ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना। क्यों, क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट भर के मौजूद होते हैं, ठीक है। और दो तरह के मेसोफिल सेल होते हैं, पेरिसेड, स्पॉन्जी, ये आपने बता देना है, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, पहली ये भी हो गया।
अब लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत आसान है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में बयान करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनेलीज, सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम्स, इंडिविजुअल, यानी कि हमें सारा डिटेल में लिखना है, यहाँ से लेकर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये सारा, ठीक है। इसके अलावा ये सारा तो यहाँ तक आपने डिटेल में लिखना है। सही हो गया, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन उसने पूछा है व्हाट इज़ द टिश्यू लेवल, क्या है प्लांट और एनिमल टिश्यू को बताएं। सिंपल बात है, ये जो टिश्यू लेवल इन्होंने दिया हुआ है ना, ये देखें, ये टिश्यू लेवल, इसको आप एक्सप्लेन करें। एनिमल टिश्यू को बताएं और प्लांट टिश्यू को बताएं। ठीक हो गया, ये दोनों टिश्यूज़ को बताना है, ये दोनों टिश्यूज़ को बता दें। ठीक, इसके अलावा उसने इसमें एक और क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि डिस्क्राइब द टिश्यू कॉम्पोजिशन ऑफ द स्टमक, स्टमक की टिश्यू कॉम्पोजिशन बताएं। तो स्टमक को आपने डिटेल में लिख देना है, ठीक है। स्टमक में आपको पता है 4 टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, इनर कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद हमारे पास है मस्कुलर टिश्यू, आउटर कनेक्टिव टिश्यू। तो इन चारों के बारे में डिटेल में आपने लिखना है। मैंने स्टमक वाले टॉपिक में आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ये देखें वो कितना आंसर बनता है, ये देखें, ये स्टमक वाला है ना, स्टमक एज एन ऑर्गन, तो ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, आउटर कनेक्टिव टिश्यू। तो इतना आपने सारा डिटेल में लिख देना है। सही हो गया। उसके बाद वो कहता है कि डिस्क्राइब द टिश्यू कॉम्पोजिशन ऑफ द लीफ, लीफ की टिश्यू कॉम्पोजिशन बताएं। हाउ डज ईच टिश्यू, कैसे हर टिश्यू जो है वो कंट्रीब्यूट अपना हिस्सा अपना दे रहा है, सारी अंजाम दे रहा है फंक्शन ऑफ लीफ का काम करने में। हर जो टिश्यू है वो अपना कैसे किरदार अदा कर रहा है। तो इसमें आपने लीफ के बारे में हमने लीफ एज एन ऑर्गन डिटेल में पढ़ा है ना, तो आपने वही लिखना है। ठीक, क्यों? क्योंकि उसने पूछा है कि बताएं लीफ की कॉम्पोजिशन। तो लीफ एक ऑर्गन है और ऑर्गन के अंदर क्या होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं। तो आपने लीफ एज एन ऑर्गन डिटेल में लिख देना है, ये वाला, ठीक है। ये देखिए, ये लीफ एज एन ऑर्गन, जिसमें एपिडर्मल टिश्यू है, मेसोफिल टिश्यू है, वस्कुलर टिश्यू है, ये सारा कुछ आपने डिटेल में लिखना है, क्योंकि यही लीफ की कॉम्पोजिशन है ना, पत्ते के अंदर यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं कि हाउ डू द ऑर्गन सिस्टम केम टुगेदर टू फॉर्म द ह्यूमन बॉडी, ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे मिलकर कैसे काम करते हैं ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए। इसमें भी आपने क्या लिखना है, ऑर्गन सिस्टम वाला इकट्ठा सारा लिख देना है, ठीक है। इसमें ऑर्गन सिस्टम के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है आपने सारा डिटेल में लिख देना, जो मैंने आपको बताया। और ख़ास तौर पर उसने ह्यूमन बॉडी की बात की है, तो इसमें आपने सिर्फ एनिमल वाली एग्जांपल देनी, प्लांट वाली एग्जांपल नहीं देनी। ठीक हो गया, बात खत्म होगी। उसके बाद वो कहते हैं कि रोल बताएं डाइजेस्टिव सिस्टम का और एक्सक्रीटरी सिस्टम का इन द प्रोसेस ऑफ होमोस्टेसिस। सिंपल बात है, होमोस्टेसिस में आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम का बताना है और डाइजेस्टिव सिस्टम का किरदार बताना है। तो ये देखें, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाएगा, ये यूरिनरी सिस्टम ही एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने सारा बता देना है, ठीक। यूरिनरी सिस्टम ही एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद उसने पूछा हुआ है फंक्शन ऑफ वेरियस प्लांट ऑर्गन के मुख्तलिफ जो प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ना, उनके फंक्शन बताएं। तो सिंपल बात है, ये देखें, ये ऑर्गन इन प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गन्स है, रूट्स हो गए, ये सारा लिख देना आपने। शूट्स के बारे में सारा आपने लिखना है, ठीक है। आपने स्टेम के बारे में सारा लिखना है, लीफ के बारे में, फ्लावर के बारे में। तो ये मैंने अपने टॉपिक में आपको डिटेल में पढ़ाया, डायग्राम बना के, निमोनिक्स बना के, हर लिहाज से, ठीक है। तो आपका इन लेक्चर जाके देखेंगे। इस तरीके से आपने अगर पूरा चैप्टर मेरे साथ पढ़ा हुआ है ना, तो ये लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन तो आपसे खुद ब खुद सोल्व होते जाएंगे, ठीक है। अगली बात है, वो कहता है कि स्ट्रक्चर बताएं और फंक्शन बताएं प्लांट रूट सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही है और उनका क्या फंक्शन है। तो आपको पता है प्लांट्स के अंदर 2 ही सिस्टम होते हैं, ऑर्गन सिस्टम, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। तो उन्होंने रूट सिस्टम के बारे में पूछा है, तो सिंपल बात है, ये रूट सिस्टम लिखा हुआ है, तो रूट सिस्टम के बारे में आपने बता देना है। तो इतना तो बहुत थोड़ा हो जाएगा, है ना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो फिर आप ऐसे करें, चूँकि ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, तो आप पहले ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन लिखें, जो हमने पीछे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ी थी। ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन लिखेंगे ना, तो फिर डेफिनेशन के बाद ये लिखें, उसके बाद ये डायग्राम बना दें, ठीक है, ये रूट सिस्टम वाले डायग्राम बना दें। तो बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्वेश्चन भी थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहा है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा। उसके बाद वो कहते हैं कि होम्योस्टेसिस को डिफाइन करें और उसकी इंपॉर्टेंस बताएं, और ये बताएं कि हाउ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, कैसे मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे मिलकर काम करते हैं होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। सिंपल बात है, होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन लिखनी है, वही बात जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन में लिखी थी, इधर से लेकर, ठीक है, यहाँ तक हमारे पास होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन आ जाएगी, यहाँ तक। और फिर ये सारा आपने इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक लिखनी है, ठीक है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने सारा ही लिखना है, ठीक हो गया। ये भी अगर मैंने आपको डिटेल में समझाया था, अगर आप ये भी बना देंगे तो देखिए कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर ये बना हुआ होगा पेपर में, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है ना, तो इस तरीके से। उसके अलावा उसने पूछा कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कैसे मिलकर काम कर रहे होते हैं होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को मेनटेन करने में। तो ये, ठीक है, तो इसमें ये आ जाएगा, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम का क्या किरदार होता है होम्योस्टेसिस को प्रोसेस को मेंटेन करने में। तो ये आपको सारा लिखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग
ये वाकई लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग बन गया, बहुत ही लंबा बन गया, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि हाउ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इकट्ठे कैसे वर्क टुगेदर, इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, क्या क्यों होमोस्टेसिस मेंटेन करने में ऑफ ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की इन द बॉडी के अंदर। मतलब आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम का जो काम है ना, आपने वो लिख देना है। क्या सिंपल बात है। ये देखिए, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है और ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, तो इन दोनों के फंक्शन को आपने लिख देना है, बस इतना सा, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि और ये बहुत छोटा बन जाएगा, तो आपने इसको थोड़ा लंबा बनाने के लिए पहले ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन लिख दें, ठीक है। पहले ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन लिखें, फिर लिखिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम और सर्कुलेटरी ऑर्गन सिस्टम का क्या काम होता है, ये कैसे काम कर रहे होते हैं, तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो ही जाएगा, ठीक है। आगे ये दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये करने की कोशिश करते हैं। पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उसने ये पूछा है, हाउ डज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसका स्ट्रक्चर जो अल्लाह ताला ने बनाया है कैसे रिलेट कर रहा है टू इट्स फंक्शन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। अगर अल्लाह ताला ने एपिथेलियल टिश्यू को बनाया है तो क्या उसको उसके फंक्शन के मुताबिक बनाया है बॉडी के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। कैसे, मिसाल के तौर पर ये हमारी जो स्किन है ना, स्किन के ऊपर सारा एपिथेलियल टिश्यू है, इधर एपिथेलियल टिश्यू का होना बहुत लाजमी था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, उसके जो एपिथेलियल टिश्यू है, तो टिश्यू किस चीज़ से मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स स्किन पे मौजूद हैं, ठीक है, वो सारे क्लोजली पैक्ड हैं। मतलब कि अगर ये एपिथेलियल टिश्यू है स्किन के ऊपर, ठीक है, तो उसके सेल्स ऐसे करके क्लोजली पैक्ड हैं। क्लोजली पैक्ड सेल का होना इसलिए लाजमी था ताकि कोई बैक्टीरिया अंदर एंटर ना हो सके, ठीक है, और मेरी बॉडी इंजरी से प्रोटेक्ट रहे। अगर बाई से कोई इंजरी होती भी है, ठीक है, कोई पोल्यूशन आ रही है, कोई डर्ट आ रही है, वो इंजरी आके काज करने की कोशिश करती है, या कोई बैक्टीरिया अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो ये जो अल्लाह ताला ने प्रोटेक्टिव कवरिंग एपिथेलियल की मेरी स्किन के ऊपर बनाई हुई है, इसके सेल्स तो एक दूसरे के इतने करीब मौजूद हैं, तो वो कभी भी उस बैक्टीरिया को अंदर जाने नहीं देंगे, ठीक हो गया। तो इसलिए वाकई यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू होना लाजमी था, और उसका फंक्शन भी कितना, वो अपने फंक्शन के मुताबिक जो एपिथेलियल टिश्यू वो अपना फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से किरदार अदा कर रहा है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हमारे लंग्स के अंदर ना एपिथेलियल टिश्यू बनाया है। लंग्स के अंदर जो मैंने आपको एमसीक्यू जब मैं करवा रही थी, तो मैंने आपको एल्वोलाई वाली एग्जांपल दी थी इस तरह करके। एल्वोलाई के अंदर ना इस तरह का एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, पतले पतले, ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्लाह ताला ने एपिथेलियल टिश्यू बनाया, पतले पतले बनाए हैं। क्यों पतले पतले एल्वोलाई टिश्यू इसलिए यहाँ पे होना ज़रूरी है ताकि जो गैसेस का एक्सचेंज है ना, वो आसानी से हो सके। अगर यहीं पे आप सपोज कर लो इतना मोटा एपिथेलियल टिश्यू होता, मतलब मैं इधर अगर आपको बना के दिखाऊं, इतना मोटा एपिथेलियल टिश्यू होता है, इतना मोटा, ठीक, इतना मोटा, तो क्या गैसेस का एक्सचेंज आसानी से हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता, ठीक है। इतनी ज़्यादा तहें, मतलब इतनी ज़्यादा इतनी जगह से गुजर के जाना पड़ता है गैस को यहाँ से यहाँ पे, तो मुश्किल पेश आ जाती, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इस एपिथेलियल सेल को बड़ा पतला पतला, बहुत पतला पतला यहाँ पे बनाया है ताकि गैसेस का एक्सचेंज आराम से हो सके। कौन सी गैसेस? जो आपने बाहर से सांस लिया है उसके अंदर जो ऑक्सीजन गैस है वो, और जो मेरा यहाँ पे इसके इर्द गिर्द ना ये जो एल्वोलाई होती है ना, आप हाई क्लास में जाके पढ़ेंगे, इसके इर्द गिर्द ब्लड वेसल का जाल होता है। ब्लड वेसल ना रेड कलर से बनानी चाहिए, मुझे रेड कलर मिल नहीं रहा तो हम इसको पिंक से बना लेते हैं। तो यहाँ पे ना इसके इर्द गिर्द ब्लड वेसल का जाल है पूरा, एल्वोलाई के इर्द गिर्द ऐसे करके। वो जो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड तैर रहा है ना, उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, जो कि वेस्ट चीज़ है, जो कि हमारे सेल ने इस्तेमाल कर ली थी। हमारे सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करनी होती है ना, पैदा करनी होती है वेस्ट मटीरियल के तौर पर, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेके इधर आया हुआ है ताकि उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाला जाए। तो ये वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो आपके ब्लड के अंदर भर भर के मौजूद है। तो अब क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ जाएगी और ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर चली जाएगी। ऑक्सीजन का आपके ब्लड के अंदर जाना बड़ा लाजमी है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे आ गई, ये अब ये हवा जो है ना उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि वेस्ट गैस है, तो इस हवा को हम सांस बाहर की तरफ निकाल के बाहर की तरफ निकाल देंगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर चली जाएगी। और फिर बाहर जाकर आपको पता है कि हम अगले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके खाना बना लेते हैं पौधे। सही हो गया। तो इस तरीके से इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे पतले पतले एपिथेलियल सेल रखे ताकि, ठीक है, ताकि गैसेस का एक्सचेंज अच्छे तरीके से हो सके। तो इसलिए एपिथेलियल सेल्स वेल अडेप्टेड टू इट्स फंक्शन, अपने फंक्शन के मुताबिक काम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मतलब एपिथेलियल सेल को यहाँ पे ऐसा ही होना चाहिए था जैसे हैं। अगर ये मोटे मोटे होते तो वो अपना सही तरीके से काम परफॉर्म ना कर पाते, ठीक है। तो इसका आंसर यही मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने आपके लिए इसका आंसर लिखा है वही बातें लिखी हुई हैं। वो कहता है स्किन के अंदर क्या होता है, जो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। अच्छा, वो कहता है स्किन के अंदर ना अल्लाह ताला ने एपिथेलियल टिश्यू जो रखा हुआ है वो टाइटली पैक्ड है, ठीक है। वही बात जो मैंने आपको बताई, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो सेल्स है वो टाइटली पैक्ड है एक दूसरे के साथ, और लेयर्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा। मतलब यहाँ पे ना ये मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू बताया था, इनकी भी काफ़ी लेयर्स होती हैं ऐसे करके।
ठीक है। जब ये ज़्यादा लेयर्स होंगे तो कोई बैक्टीरिया अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं कर सकेगा। सही हो गया। और दूसरा लेयर्ड होता है ये टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। मकसद क्या है? प्रोटेक्शन, बॉडी की हिफाजत की जाए किसके खिलाफ? कोई इंजरी के खिलाफ या कोई माइक्रोब के खिलाफ, कोई बैक्टीरिया वगैरह अगर एंटर होना चाह रहा है उससे रोका जाए। ठीक है। और दूसरी बात मैंने भी आपको बताया, जो आपकी लंग्स हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, उनको जो लाइन किया हुआ है ना, वो कैसी एपिथेलियम है, वो बड़ी पतली है और बड़ी फ्लैट है। क्यों? ताकि गैसेस का जो तबादला है वो अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, ताकि गैसेस और न्यूट्रिएंट्स का जो तबादला होने वो अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है। जैसा कि ये देखें, जैसा कि आपके बॉडी के अंदर, आपको पता है ना आपकी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई, तो ये आपकी बॉडी के डिफरेंट सेल्स हैं, ये सेल पड़े हुए हैं। अब इन सेल्स को खाना वगैरह भी चाहिए, तो इन सेल्स को खाना देने के लिए यहाँ पे ब्लड वेसल्स आती हैं। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल आती है ना, इस तरह करके ब्लड वेसल्स आ रही है यहाँ पे। ठीक, तो ये जो ब्लड वेसल, अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊँ तो ये ब्लड वेसल ऐसी है। इस ब्लड वेसल को अल्लाह ताला ने पतले पतले सेल से लाइन किया हुआ है, बहुत पतले पतले सेल से, बहुत पतले पतले एपिथेलियल सेल से। ठीक, क्यों? ताकि गैसेस का एक्सचेंज अच्छे तरीके से हो सके। क्यों? क्योंकि जो ब्लड है, इस ब्लड के अंदर ये पाक साफ ब्लड आया है, इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है। ठीक है, ठीक। और ये जो हमारे सेल हैं, इन सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन ने इस सेल तक जाना है। अगर ये सेल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये अगर सेल पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस ऑक्सीजन इस सेल तक जाना है, तो ये पतली सी जगह होगी तो ये आराम से जा सकेगी ऑक्सीजन। इसी तरीके से ये जो हमारे पास ब्लड है, इस ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, जो मैंने खाना खाया अभी, ठीक है, तो उस ग्लूकोज ने भी यहाँ तक जाना है, इस सेल तक। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये जो ब्लड वेसल की वॉल है ना, इनके अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू हैं बड़े फ्लैट रखे हुए हैं, बड़े पतले थिन रखे हुए हैं, ताकि आराम से जो गैस है और जो न्यूट्रिएंट्स है उनका एक्सचेंज आराम से अच्छे तरीके से हो सके। ठीक हो गया, इसका ये आंसर हो गया। इसलिए एपिथेलियल टिश्यू को उस काम, वो अपने बिल्कुल जैसा कि उसे काम करना चाहिए था उस तरह ही काम कर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, इवेल्युएट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गन सिस्टम वर्किंग इन हारमनी। वो कहते हैं बताएं, इवेल्युएट करें, हमें समझाएं कि जो ऑर्गन सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं वो हारमनी, आपस में मुताबिकत से काम कर रहे हैं, आपस में मिल के काम कर रहे हैं। ठीक है। एंड प्रिडिक्ट द कंसिक्वेंसेस, और बताएं, प्रिडिक्ट करें कि क्या नतीजा होगा ऑफ द फेलियर इन वन सिस्टम और ऑन द अदर्स। अगर एक आपका बॉडी का ऑर्गन सिस्टम फेल हो जाता है तो बाकी ऑर्गन सिस्टम पे क्या उसका असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी तो पढ़ा है सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके काम कर रहे होते हैं। तो इसकी कोई एग्जांपल दें, अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ऑर्गन सिस्टम, ये मैंने आपके लिए आंसर लिख दिया है, वो ये बहुत आसान है, लंबा नहीं है, आपने घबराना नहीं है। ठीक है। वो कहते हैं कि ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं ना, वो मस्ट वर्क इन कोऑर्डिनेशन, इनको इकट्ठे मिलके काम करना चाहिए सारे ऑर्गन सिस्टम को। जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। ठीक है। इन सारे ऑर्गन सिस्टम को इकट्ठे मिलके काम करना चाहिए। क्यों? टू मेंटेन, बरकरार रखने के लिए बॉडीज़ इंटरनल बैलेंस, बॉडी का जो बैलेंस है उसको बरकरार रखने के लिए सारे ऑर्गन सिस्टम को मिलके काम करना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मिसाल के तौर पर जब आप एग्जाम्पल देंगे ना तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाते हैं अपनी बात को। वो कहते हैं मिसाल के तौर पर ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसका क्या मकसद होता है? ऑक्सीजन को सप्लाई करना। ठीक, ये जो एल्वोलाई वाला सारा प्रोसेस पढ़ा है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ने क्या किया, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डाल दी। ठीक हो गया। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था, इसके ज़रिए से ये जो ऑक्सीजन थी, ठीक है, ये आपके ब्लड के अंदर आ गई। सही हो गया। अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, ये आपका ब्लड है, ये ब्लड है, इस ब्लड के अंदर ना ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, ये ब्राउन वाले ऑक्सीजन समझ लो, ये आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। अब इस ऑक्सीजन को आपके टिश्यूज़ तक लेके जाना है, आपके सेल्स तक लेके जाना है। ये वाले जो सेल्स बैठे हुए इस ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, आजो ऑक्सीजन भाई, हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, जल्दी आओ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन आएगी तो ये सेल्स जो इन्होंने ग्लूकोज लिया अभी ब्लड से, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ेंगे और एटीपी बनाएंगे, और एटीपी बना के सेल अपना काम करेगा। इस सेल ने जो भी अपना काम करना है, अगर ये मसल सेल है तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर ये ब्रेन का सेल है तो थिंकिंग करेगा, अगर ये कोई और सेल है तो अपना लीवर का सेल है तो ये अपने और काम सारे अंजाम देगा, हार्ट का सेल है तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर भेजा जाए। तो हर सेल को काम करने के लिए एटीपी चाहिए, एटीपी के लिए उसको ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए, तो ये ऑक्सीजन तो इसे लाजमी चाहिए। तो ये ऑक्सीजन अब कैसे आएगी इसके पास, ये तो आपको पता ही है, जाहिर सी बात है। ब्लड वेसल्स हैं, वो पाइप्स ब्लड वेसल्स हैं। इन ब्लड वेसल्स ने क्या करना है, इस ऑक्सीजन को इन सेल के पास लेके आना है। ठीक है। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये सर्कुलेटरी सिस्टम में आती है ना, क्योंकि आपने जब सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ा तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा कि ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड होता है, हार्ट होता है। ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो देखें, एक ये ऑर्गन सिस्टम था रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसने ऑक्सीजन सप्लाई की। ठीक हो गया। फिर दूसरा ऑर्गन सिस्टम काम में आया जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल आती है ना। तो ये ऑर्गन सिस्टम ने क्या किया, उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया आपके सेल तक। तो इस तरीके से ऑर्गन सिस्टम मिलके काम कर रहे होते हैं। अगर ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ना करे तो इस प्रोसेस का क्या फ़ायदा।
या अगर ये काम ना करे तो इस प्रोसेस का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो सारे ऑर्गन सिस्टम का मिल के काम करना ज़रूरी है। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है आपके लिए, देखें। वो कह रहा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का मकसद ऑक्सीजन सप्लाई करना, जबकि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड वेसल्स थी उन्होंने उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है आपके सेल तक। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल, अगली बात वो कहता है, उसने अगला क्वेश्चन का पार्ट पूछा था, दूसरा पार्ट, कि अगर एक सिस्टम फेल हो जाए तो बाकी सिस्टम पे क्या असर पड़ेगा। अब हम उसका आंसर देंगे, ठीक है। ये पार्ट, एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट थे, दूसरे पार्ट का आंसर है। वो कहते हैं कि अगर एक सिस्टम फेल हो जाता है ना तो बाकी भी बड़े बुरे तरीके से मुतासिर होते हैं। क्यों? मिसाल के तौर पर आपको पता है ना, आपकी बॉडी के अंदर किडनीज़ होते हैं जिनको गुर्दे कहते हैं, इस तरह करके। ये किडनीज़ हैं, 2 किडनीज़ होती हैं। ये किडनी से यूरेटर निकल रहा होता है और ये यूनि ब्लैडर के अंदर आके इन्हें ड्रेन करना होता है, और यूनि ब्लैडर के आगे यूरिथ्रा होता है जिससे आपका यूरिन निकल के बाहर आता है। या आप डिटेल में अगले 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो किडनीज़ होती है ना, इनका क्या मकसद होता है कि जो आपका वेस्ट मटेरियल बॉडी का है ना, जो भी वेस्ट मटेरियल है, इन्होंने उस वेस्ट मटेरियल को पकड़ना है, पानी में घोलना है, पानी में घोल के यूरिन बना देना है, और यूरिन जो है ना वो आपका इस पूरे पाथवे के जरिए से फ्लो करता हुआ आपका यूरिन बाहर आ जाता है। तो किडनी ने क्या किया, आपके बॉडी के वेस्ट मटेरियल को आपके बॉडी से बाहर निकाला। अगर किडनीज़ काम करना छोड़ दें, किडनीज़ में तो एक ऑर्गन सिस्टम, एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन सिस्टम है उसका पार्ट है ना, तो अगर ये ऑर्गन सिस्टम, किडनीज़ वाला ऑर्गन सिस्टम फेल हो जाए, काम करना छोड़ दे, तो जो इसने वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकालने थे वो बॉडी से नहीं निकलेंगे, वो बॉडी के अंदर जमा होते रहेंगे। जब वो बॉडी के अंदर जमा होते रहेंगे, वो ब्लड के अंदर जमा होते रहेंगे, ठीक है। तो ब्लड के जब सारे वेस्ट मटेरियल खुद सपोज करो यहाँ पे ब्लड के अंदर जमा होना शुरू हो जाए, तो क्या ब्लड सही तरीके से अपना काम सर अंजाम दे पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या यही वेस्ट मटेरियल फिर आपके हो सकता है कि आपके ब्रेन में जाना शुरू कर दे, ठीक है। तो क्या आपका ब्रेन सही तरीके से काम सर अंजाम दे सकेगा? नहीं। तो इस तरीके से बाकी सारे ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम की गलती की वजह से मुतासिर हो जाएंगे, इनकी गलती बाकी ऑर्गन सिस्टम को भुगतना पड़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहा है कि अगर एक ऑर्गन सिस्टम काम करना छोड़ दे, मिसाल के तौर पर किडनी की हम बात कर लेते हैं, अगर किडनीज जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाती हैं, अगर वो फेल, नाकाम हो जाए किस चीज़ में, टू रिमूव वेस्ट मटेरियल रिमूव करने में, फालतू मटेरियल रिमूव करने में, क्योंकि इनका काम ही ये है, ठीक है। अगर ये अपना काम करना छोड़ दें तो क्या होगा, वो जो टॉक्सिन्स होंगे, वो जो ख़तरनाक चीज़ें होंगी, वो आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट जमा होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जब आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होती रहेंगी तो उसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन मुतासिर होगा, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका ब्लड मुतासिर होगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका सांस लेने का अमल मुतासिर होगा। तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम की गलती की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। तो ये सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको सारा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको अच्छे से पूरा चैप्टर करवाऊँ। इसी तरीके से मैंने बायोलॉजी के पूरे मतलब 9th क्लास की पूरी बायोलॉजी कवर करवाई है। इसी तरीके से अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप हमारे सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। मैंने हर टॉपिक को आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है, उनके निमोनिक्स, उनकी हर टॉपिक के निमोनिक्स बनाए हैं, हर टॉपिक्स को डायग्राम से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको देख के चीज़ें याद रहें, ठीक है। हर MCQ SCQ हमने क्लियर करने की कोशिश की है। तो क्योंकि इस तरीके से अगर आपके इस लेवल पे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं ना, तो हाई लेवल पे आपने जो भी एग्ज़ाम देना है, आपने MCAT देना है, आपने इंजीनियरिंग का तो नहीं, आपने जो MD CAT देना होता है आगे, ठीक है। तो आपको वो आराम से क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्लियर, इतने अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। तो इस तरीके से आप चैनल को हमारे काइंडली सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।